उम्र के पड़ाव पर ऐसे फंड्स जो हमेशा आपका साथ देते हैं। इट साउंड्स लाइक अ इंश्योरेंस पॉलिसी का टैग लाइन, लेकिन आई एम श्योर आपकी एक्सपर्टीज से आप कुछ ऐसे चुनिंदा फंड्स के नाम हमें बता पाएंगे फिरोज, जो कि उम्र भर लोगों का साथ दे सकते हैं। क्या ऐसे कोई फंड्स रह चुके हैं और अभी भी आपकी नजर में ऐसे कोई फंड्स हैं जिनको देखा जा सकता है इतने लंबे ड्यूरेशन के लिए? यस कविता जी, फंड्स की जो शुरुआत हुई थी इंडिया में, प्राइवेटाइजेशन 1990s अर्ली 90s में हुई थी। तब 1993 की बात करें तो 10 इक्विटी फंड्स थे। उसमें से काफी फॉल आउट हो गए जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। जेम जैसे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के पास थे, और ऐसे भी फंड्स हैं जो 25, 26, 28 साल तक कंसिस्टेंटली डिलीवर कर रहे हैं। ऑफ कोर्स 2-3 साल 19-20 हुआ होगा, रिटर्न में थोड़ी ऊंच नीच हुई होगी, बट दे हैव परफॉर्म्ड एंड दे कंटिन्यू टू बी इन आवर रिकमेंडेशन टुडे। वैसे दो फंड जरूर हैं जो 25 साल पुराने फंड हैं, बट आज भी रिकमेंडेशन में है और जनवरी में इंक्लूड हुए हैं। इनफैक्ट एचडीएफसी इक्विटी फंड जो आज एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप कहलाया जाता है, और फ्रैंकलिन ब्लू चिप, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड, ये दो स्कीम्स जो हैं वो एनीवेयर बिटवीन 25 to 28 इयर्स की लाइफ है। और अगर किसी ने आईपीओ में भी इन्वेस्ट किया होता, जब हम उसको आईपीओ कहते थे, आज एनएफओ कहते हैं, तो बहुत सारी वेल्थ क्रिएट की होगी। तो फिरोज मुझे बताएं कि इन फंड्स में ऐसी क्या बात है जो आपने इनको 25-30 साल तक के लिए रेकमेंड करने के बारे में सोचा? क्या फंड मैनेजर एक क्राइटेरिया हो सकता है, या जिस तरह से इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, फिलॉसफी है फंड हाउस की, किस चीज पर आपने दाव लगाया है? देखिए, अगर फंड की परफॉर्मेंस अर्जों तक चलनी है तो एक प्रोसेस होना जरूरी है, लक पे निर्भर नहीं हो सकता। तो एब्सोल्युटली। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की जो इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो काफी प्रोसेस ड्रिवन है एक्विटी साइड पे। ऑफ कोर्स डेट साइड पे हमने थोड़े स्पीड ब्रेकर्स देखे लास्ट ईयर बिकॉज बिल्कुल, ऑफ देयर हाँ, डिसीजन, बट एक्विटी साइड पे जो प्रोसेस है, स्टॉक सिलेक्शन की जो फिल्टर्स हैं, वो हम्म, पर्सन डिपेंडेंसी को निकालते हैं। बट हम्म, उसमें भी बहुत स्टेबिलिटी रही है। सीआईओ आनंद जो है वो काफी अर्जों से वो फंड को ओवरसी कर रहे हैं। हम्म, सो आई थिंक दैट्स वन। हम्म, प्रोसेसेस आर वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर लॉन्ग हम्म, टर्म बेनिफिट, एंड पर्सन डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। दैट्स वन। अगर ओके। कविता जी एचडीएफसी की बात करूं मैं, तो प्रशांत जैन जो फंड मैनेजर रहे हैं वो भी मोर देन 15 इयर्स सेम फंड मैनेज कर रहे हैं। तो फंड मैनेजर स्टेबिलिटी एंड प्रोसेस ड्रिवन स्टॉक सिलेक्शन, ये दो क्राइटेरिया होते हैं लॉन्ग टर्म अपने पोर्टफोलियो में अर्जों तक इनको शामिल रख के उसकी परफॉर्मेंस का फायदा लेने के लिए। ठीक है, तो एचडीएफसी इक्विटी, जिसे फ्लेक्सी कैप कहते हैं, फ्रैंकलिन ब्लू चिप आपके फेवरेट फंड्स हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या हर उम्र के शख्स के लिए ये फंड्स ठीक होंगे? जो शायद इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर रहा हो, जो शायद अपने 35 या 40 साल के उम्र के बीच में हो, या जो रिटायरमेंट की ओर बढ़ रहा हो, क्या हर उम्र के पड़ाव में इन दो फंड्स को इंक्लूड किया जा सकता है अपने पोर्टफोलियो में? यस, डेफिनेटली किया जा सकता है। मात्रा अलग हो सकती है, बट ये दोनों फंड पोर्टफोलियो में शामिल जरूर हो सकते हैं। अगर कोई रिटायरमेंट के बाद देख रहे हैं तो शायद वो अपना 10% पैसा ही डालें इक्विटी में, तो उसमें राइट। से थोड़ा पैसा इसमें जा सकता है। बट कोई अभी स्टार्ट कर रहे हैं और अभी एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों लार्ज कैप और लार्ज फ्लेक्सी कैप है जिसमें लार्ज कैप का झुकाव ज्यादा रहता है, तो वो भी शामिल कर सकते हैं। उसमें अमाउंट ज्यादा हो सकती है एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल वेल्थ। रिटायर्ड आदमी की अमाउंट कम हो सकती है, बट दोनों फंड्स कैन कट थ्रू अक्रॉस एज एंड टाइम साइकिल्स। चलिए, तो सदाबहार फंड्स का आज हमने टॉपिक लिया था। एचडीएफसी इक्विटी और फ्रैंकलिन ब्लू चिप है, जिन्हें आप किसी भी उम्र के पड़ाव में ऑब्वियसली अलग अलग प्रोपोर्शन में आपको इन्वेस्ट करना होगा, लेकिन ये दो ऐसे फंड्स हैं जो आपके पोर्टफोलियो में आपके मुनाफे को बढ़ा सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे और सवालों की ओर रुख करेंगे। जो पहला सवाल मेरी नजर में, एक तो कोटक स्मॉल कैप को लेकर बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं। मैं दर्शकों का नाम नहीं लूंगी, लेकिन कमोबेश जितने भी लोग कोटक स्मॉल कैप पे सवाल पूछ रहे हैं, उनको आप क्या रेकमेंड देंगे? देखिए, कोटक एक जो फंड हाउस है उसने अपनी जो इक्विटी रणनीति है लास्ट 2-3 इयर्स में काफी अच्छी बनाई है, और मार्केट की मोमेंटम का फायदा लिया है। तो कोटक एज एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उनकी इक्विटी की जो काबिलियत है वो बहुत बड़ी है ओवर द लास्ट 4-5 इयर्स। दैट्स वन। ओके। अब रहा सवाल ओके।
स्मॉल कैप फंड, आई थिंक स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है, बट आई थिंक अगर आपकी रिस्क एपेटाइट हो स्मॉल कैप की वॉलेटिलिटी को सहन करने की, स्पेशली एट द करंट हाई वॉलेटिलिटी आने की उम्मीद है। अभी तक मार्केट थोड़ी बहुत करेक्ट नहीं हुई है, इतने महीनों से काफी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट आई थिंक वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी अगले एक साल में। उसमें अगर आपकी स्मॉल कैप की जो वॉलेटिलिटी को वेदर करने की कैपेसिटी हो तो डेफिनेटली कोटक स्मॉल कैप एक अच्छा चॉइस होगा, क्योंकि कोटक ने मिड कैप में भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज। सो दैट्स कोटक स्मॉल कैप इज अ गुड फंड इफ यू हैव चोजन स्मॉल कैप, क्योंकि कोटक इक्विटी स्ट्रेटजी हैज गॉन वेरी राइट। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हेल्थ केयर फंड पर यहाँ पर सवाल पूछा है 436 पर प्रसन्ना ने। कौन सा आपका फेवरेट है और क्या एक तो रैली हम देख ही चुके हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये कंटिन्यू होगी? और इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या इस वक्त निवेश करना चाहिए हेल्थ केयर फंड में? आई थिंक हेल्थ केयर एज अ सेक्टर बहुत डिफेंसिव सा हो गया था, उसमें मोमेंटम नहीं आ रही थी काफी सालों से। आई थिंक ये पैंडेमिक ने एक उधर झुकाव जरूर किया है, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर लोगों की बढ़ेगी, तो हेल्थ केयर एज अ सेक्टर विल बी अ ग्रीन सेक्टर। बट ये जो लास्ट एक डेढ़ साल की जो रिटर्न है वो एक्सट्रापलेट करना मुनासिब नहीं होगा। तो फार्मा एज अ सेक्टर और हेल्थ केयर एज अ सेक्टर इज वेरी गुड। सेकंड, ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट ना करें, लास्ट 1 ईयर अच्छा परफॉर्मेंस आया है, उसको डिस्काउंट कर देती है मार्केट। ये जो पॉइंट है कि हेल्थ केयर पे ज्यादा एम्फेसिस होगा, उसकी रिटर्न ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है पास्ट में। रहा ओके, सवाल कौन सा फंड इसमें बहुत अच्छी वैल्यू ऐड करता है, वो है रिलायंस फार्मा फंड, जो अब निपॉन फार्मा फंड के नाम से कहलाया जाता है। चलिए श्रेया, अपना सवाल पे आप क्लैरिटी दो। आप पूछ रहे हो कि लॉक इन मैच्योरिटी से पहले अगर पैसे निकाल दिए जाएं तो क्या होगा? आप किस इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट की बात कर रही हैं? थोड़ी सी उस पर क्लैरिटी दें ताकि हम आपको सलाह दे सकें। अभीक दास आईसीआईसीआई हेल्थ केयर ईटीएफ पर आपकी राय जानना चाहते हैं। आई थिंक कविता जी, आपने कौन सा ईटीएफ का? यहाँ पर आईसीआईसीआई हेल्थ केयर ईटीएफ की बात हो रही है। आईसीआईसीआई हेल्थ केयर ईटीएफ, आई थिंक हेल्थ केयर जैसे कोई भी सेक्टोरियल फंड में ईटीएफ नहीं लेने चाहिए, क्योंकि पूरा सेक्टर कभी भी नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप निफ्टी का ईटीएफ लें तो 50 डिफरेंट सेक्टर्स के डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स आते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि आप पूरे ऑटो स्टॉक्स खरीदें, पूरे मेटल स्टॉक्स खरीद लें, क्योंकि बिजनेस का एडवांटेज, मैनेजमेंट का और कॉम्पिटेटिव एडवांटेज आपको पूरी इंडस्ट्री में नहीं मिलता है। तो कभी भी सेक्टर फंड खरीदें तो ईटीएफ ना खरीदें। मेरे हिसाब से एक्टिवली मैनेज सेक्टर फंड खरीदें, और हेल्थ केयर या फार्मा में रिलायंस निपॉन फार्मा इज अ वेरी गुड पिक। शैलेश राजमान जो फंड मैनेजर रहे हैं, उन्होंने इंडेक्स फंड को, फार्मास्यूटिकल का इंडेक्स फंड जो है उसको इन्होंने अच्छी तरह से बीट भी किया है, 3 से 4% का अल्फा निकाला है। सो नो इंडेक्स फंड ऑन अ थीम और अ सेक्टर। चलिए, ये सवाल अभीक दास का था जो कि स्क्रीन पे फ्लैश नहीं हो पाया है। 438 पे इनका सवाल आया था, लेकिन अभी जो सवाल फ्लैश हो रहा है उस पर भी आप जवाब दे दीजिए। आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी फंड पिछले 5 साल से निवेश हो रहा है इसमें। आई थिंक अगर ये एक स्टैंडअलोन फंड है आपके पोर्टफोलियो में तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू फिलॉसफी पे निर्भर है। वैल्यू फिलॉसफी का ये मायने है कि वो स्टॉक्स जो ज्यादा नहीं चले बट आगे चल के सालों में चलने की उम्मीद हो, वो स्टॉक सिर्फ खरीदता है। तो ग्रोथ जो फिलॉसफी होती है, दूसरी जो ऑपोजिट फिलॉसफी होती है, उस पर आपके पैसे नहीं लगे हुए हैं अगर ये एक ही स्कीम है। अगर एक ही स्कीम है तो इसमें दो में हिस्से में बांट दें। एक एक्सिस ब्लू चिप ले लें जिसकी ग्रोथ फिलॉसफी है, और इसमें 2,000 रुपए पर मंथ रहने दें जो वैल्यू फिलॉसफी है। तो दोनों ऑपोजिट फिलॉसफीज अक्रॉस मार्केट साइकिल्स, योर पोर्टफोलियो विल बी मोर रोबस्ट। मनीष उपाध्याय का सवाल 440 पे आया हुआ, 10 लाख की फिक्स डिपॉजिट है। पूछ रहे हैं कि एक साल में एफडी से ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो कहाँ निवेश करें? ठीक है, अगर एक साल से एफडी से ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आपकी जो अगर टैक्सेशन हाईएस्ट ब्रैकेट में है, तो आप आर्बिट्राज फंड्स का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि प्योर डेट फंड में जाएंगे तो उधर भी टैक्सेशन ना लग जाएगा, क्योंकि डेट में टैक्सेशन का एडवांटेज लेने के लिए 3 साल का समय चाहिए होता है। बट आर्बिट्राज फंड जिसकी कैटेगराइजेशन इक्विटी में होती है टैक्स के लिहाज से, उसमें आपको एफडी से 1% ज्यादा रिटर्न पोस्ट टैक्स, इफ यू आर इन द हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट, इज पॉसिबल। मनीष जी,
अमित माथुर का सवाल है कि इन्होंने HDFC चिल्ड्रन गिफ्ट फंड में 5,000 रुपए डाले हुए हैं और लॉक इन है 5 साल का। फिलहाल 4 साल का बच्चा है इनका और पूछ रहे हैं कि 12 साल के लिहाज से क्या ये फंड सही है। और इन्होंने कुछ लार्ज कैप और मिड कैप्स में भी निवेश किया हुआ है, वो 12 साल के लिए ही है उसमें भी, लेकिन उसकी डिटेलिंग हमारे पास नहीं है। आप अक्सर रेकमेंड करते हैं इस फंड को, खासतौर से बच्चों की पढ़ाई का अगर आपको कॉर्पस इकट्ठा करना हो तो इस फंड को लेकर आप हमेशा सलाह देते हैं। तो क्या निवेश बढ़ाने की सलाह देंगे अमित को आप इसमें, फिरोज? देखिए, HDFC एक स्ट्रॉन्ग फंड हाउस है, स्पेशली करंट चेंजेस जो मैनेजमेंट में हुए हैं उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से HDFC एक बहुत अच्छा फंड हाउस बनेगा और है भी अर्जों से। तो HDFC गिफ्ट फंड जरूर रख सकते हैं अगर इसकी एग्जिट लोड पीरियड खत्म भी हो गई हो, क्योंकि 5 साल के एग्जिट पीरियड होता है, इसमें आप कंटिन्यू जरूर कर सकते हैं। अगर आपको चाइल्ड गिफ्ट फंड, चाइल्ड की पढ़ाई के लिए और ऐसे चाइल्ड गिफ्ट फंड ऐड करना हो तो SBI का चाइल्ड गिफ्ट फंड का जो करंट पोर्टफोलियो है और उसकी साइज को देखते हुए उसमें प्रदर्शन अच्छा आने की उम्मीद है। अगला सवाल यहाँ पर लक्ष्मी लालवानी का मैं लूंगी, 442 पे आया हुआ, 442 पे। इनकी उम्र 40 साल की है और 3,000 रुपए डाल रहे हैं इन फंड्स में, जिसमें से SBI फार्मा शामिल है, एक्सिस स्मॉल कैप है, IIFL फोकस्ड फंड है, कोटक फ्लेक्सी कैप है, विरासत ब्लू चिप है। और ये फंड्स क्या सही हैं या ये इसमें से कुछ प्लेस करें या अपनी SIP बंद करें? सर, आप किस कारणवश निवेश कर रहे हैं, अगर उसकी भी डिटेलिंग हो जाती तो आपको हम एक सटीक सलाह दे देते। बहरहाल फंड्स की चॉइस आपको कैसी लगती है? मेरे हिसाब से बदलाव की जरूरत है। आई थिंक कोर पोर्टफोलियो ठीक से बना नहीं है। एक लार्ज कैप फंड है, एक फ्लेक्सी कैप फंड है। फोकस फंड में मैं जरूर SBI फोकस फंड रेकमेंड करूंगा, और SBI फार्मा को वो स्विच कर सकती है SBI फोकस्ड इक्विटी में। और IIFL का फोकस्ड फंड जो है उसको चेंज करके अगर ये कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट करें तो बेहतर होगा। 2 कोटक के फंड होंगे, एक मिराय का और एक SBI। करण ढींगरा का सवाल आया है और 442 पे ये पूछ रहे हैं कि इन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है मिड कैप में, तो या ये इन्वेस्टमेंट अपनी मिड कैप में बढ़ाएं या नया स्मॉल कैप। फिरोज, करण ढींगरा का सवाल 442 पर, आपको मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है कविता जी। ओके। तो मिड कैप में अपना निवेश बढ़ाना चाहिए इन्हें या नया स्मॉल कैप लेना चाहिए? लॉन्ग टर्म होराइजन है लेकिन कंफ्यूज है कि मिड कैप में अपना एक्सपोजर बढ़ाएं या नया फंड जो कि स्मॉल कैप है उसे शामिल करें। मैं अगर इनकी जगह होता तो मिड कैप में ऐड करता, स्मॉल कैप में अभी ऐड नहीं करता। स्मॉल कैप का प्रदर्शन अच्छा रहा है लास्ट 3-4 महीने में, तो इंटरेस्ट लेवल्स बढ़ रहे हैं, बट आई थिंक मिड कैप में रहना ज्यादा सुरक्षित है। एंड आई थिंक मिड कैप भी अच्छा प्रदर्शन देगा, तो उसमें एक्टिव एग्जिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। स्मॉल कैप फंड लेंगे तो आपको बहुत सिक्लिकल नेचर है, तो एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्मॉल कैप फंड में, जितना मिड कैप में नहीं होता है, क्योंकि मिड कैप में सिर्फ 150 कंपनियां आती हैं, स्मॉल कैप में बहुत लार्ज यूनिवर्स है। सो आई वुड प्रेफर अ मिड कैप फंड इंक्रीज। अलका राकेश जैन 444 पे इनका सवाल, ABSL फ्रंटलाइन इक्विटी, HDFC मिड कैप, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, ICICI मल्टी कैप, ICICI ब्लू चिप, IDFC फ्लेक्सी कैप, IDFC डायनामिक, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी, मिरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप। इन सभी फंड्स में ये 2-2 हजार रुपए की SIP कर रही हैं फिरोज। आपके सामने लिस्ट आ गई है इनके फंड्स की और पिछले 10 साल से ये इनमें निवेश कर रही हैं और पूछ रही हैं कि अब इनमें से किस में से निकला जाए। आई थिंक ये स्कीम्स जो हैं 10 इयर्स से जो इन्वेस्ट कर रही हैं, जाहिर सी बात है वो पोर्टफोलियो में दिखता है। ऑफ कोर्स मेरा 10 इयर्स नहीं हुआ होगा, क्योंकि एसेट मैनेजमेंट कंपनी की लाइफ ही उतनी नहीं है, इफ आई नॉट रॉन्ग। सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, कविता जी, इनको बदलाव की जरूरत है। एक पोर्टफोलियो को वापस राइट। कंसोलिडेट करके कंटेम्प्रेरी स्कीम्स जो आज रेलेवेंट है उसमें डालना जरूरी है। ABSL फ्रंटलाइन इक्विटी चेंज करके एक्सिस ब्लू चिप में डालें,
HDFC मिड कैप को कोटक इमर्जिंग इक्विटीज में तब्दील करना चाहिए, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप बने रहे, ICICI मल्टी कैप भी बने रहे, ICICI ब्लू चिप भी बने रहे, IDFC फ्लेक्सी कैप को जरूर चेंज करके कैनरा रेबेको फ्लेक्सी कैप में चेंज करना चाहिए, और बाकी स्कीम्स शी कैन होल्ड। अपार्ट फ्रॉम निपॉन इंडिया मल्टी कैप में भी बदलाव की जरूरत है और उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं SBI फोकस्ड इक्विटीज। सुमित कटारिया का सवाल 447 पर आया हुआ, मल्टी एसेट फंड, ये सवाल पूछ रहे हैं या किसी को सलाह दे रहे हैं, इस पर मुझे क्लैरिटी नहीं है। अगर सलाह दे रहे हैं तो पता नहीं किस टॉपिक से जुड़ा हुआ इनका सलाह है। बहरहाल अगला सवाल मैं लूंगी मुकेश कनवाल का 447 पर। 2 ELSS फंड्स चाहिए इन्हें। आई थिंक निपॉन टैक्स सेवर एंड एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटीज, ये दोनों टैक्स सेवर्स जो हैं अगले 3 साल के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छे लगते हैं। उनका आज का करंट पोर्टफोलियो देख के अगर हम उनकी टारगेट NAVs प्रोजेक्ट करें तो ये दो ऊपर से ऊपर उभर के आते हैं। राधे श्याम तवानिया का सवाल 448 पर 15 साल के टारगेट के लिए 7,000 रुपए ये इन्वेस्ट कर रहे हैं और पोर्टफोलियो में एक्सिस ब्लू चिप है, एक्सिस मल्टी कैप है, कैनरा रेबेको इमर्जिंग इक्विटी, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, SBI स्मॉल कैप और CR ब्लू चिप इनके पास है। आई थिंक कविता जी ये बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है। आई थिंक इसमें ज्यादा बदलाव की जरूरत नहीं है, खाली एक SBI स्मॉल कैप को थोड़ा रेडार पे रखें और उसको चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है, बट आई थिंक द पोर्टफोलियो हैज बीन कंस्ट्रक्टेड वेल। ऑलराइट, जया सक्सेना का सवाल 448 पर आया हुआ और ये पूछ रही हैं कि पॉज ऑप्शन क्यों नहीं है। मोतीलाल कोटक तमाम म्यूचुअल फंड्स दे रहे हैं, किस तरह की पॉज ऑप्शन की बात तो कर रही हैं जया, ये अगर आप थोड़ा सा क्लियरली। जी फिरोज। आई थिंक मेरे हिसाब से जया SIP पॉज करने की बात कर रही है। आई थिंक SIP में जो पॉज फीचर होता है, इनको लगता है कि काफी AMCs अलाउ नहीं कर रही है पॉज ऑप्शन, और दूसरी AMCs थोड़ी AMCs अलाउ कर रही है, थोड़ी AMCs अलाउ नहीं कर रही है। अगर जया जी आपकी ये दुविधा है कि सब AMCs क्यों नहीं अलाउ करती, तो अगर आपकी पॉज ऑप्शन ना भी हो, आप अगर जिस महीने पैसे नहीं होते बैंक अकाउंट में उस महीने वो डेबिट नहीं हो पाता, बैंक अगर आपको ECS की क्लियरिंग का चार्ज ना लगाए तो फर्क नहीं पड़ता। तो पॉज का ऑप्शन है मोस्ट AMCs में, बट आई थिंक आप क्लैरिफाई करें, बट मेरे हिसाब से 90% ऑफ AMCs हैव द पॉज ऑप्शन फॉर SIP। राज शाह का सवाल 450 पे आया हुआ, UTI अपॉर्चुनिटी फंड, SBI इमर्जिंग बिजनेस और पिछले 4 साल से इनमें निवेश कर रहे हैं। देखिए मेरे हिसाब से UTI एज एसेट मैनेजमेंट कंपनी मैं उसमें बेट नहीं करूंगा, उसमें काफी फंड मैनेजर चेंजेस आए हैं, और अगर हमारी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करनी है तो स्टेबिलिटी, जैसे हमने बिगिनिंग ऑफ द शो बात किया था, फंड मैनेजर स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो UTI अपॉर्चुनिटीज फंड में से आप प्लीज एग्जिट करें। SBI इमर्जिंग बिजनेस उसका फ्लैगशिप स्कीम नहीं है मेरे हिसाब से। SBI फोकस्ड इक्विटी जिसमें सिर्फ 23 स्टॉक्स हैं, उसमें R श्रीनिवासन की जो पर्सनल अटेंशन है, जो CIO है, उसकी वजह से जो 2-3% ज्यादा रिटर्न मिलने की उम्मीद है, एब्सोल्यूट रिटर्न स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, तो उसमें मूव करें और UTI अपॉर्चुनिटी, UTI से दूरी रहें, ये मेरी रिकमेंडेशन होगी। क्योंकि जैसे हमने बात की थी, HDFC फ्रैंकलिन UTI इज द ओल्डेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी, बट उसमें फंड मैनेजर स्टेबिलिटी नहीं थी, इसीलिए वो एवरग्रीन स्कीम्स नहीं बना पाए। आई थिंक दैट्स द की पॉइंट। UTI को हटा के अगर आपने कंटेम्प्रेरी स्कीम में अगर आपने कैनरा रेबेको ब्लू चिप और मिरा एसेट लार्ज कैप, ये दोनों का चुनाव किया तो बेहतर होगा अगले 4 साल के पर्सपेक्टिव से। निधि शाह का सवाल 451 पर आया हुआ, थोड़ा सा लंबा सवाल है इनका। पिछले 24 महीनों से ये फंड्स इनके पोर्टफोलियो में है। HDFC टॉप 100 है, MCOG मिड कैप अपॉर्चुनिटी है और कोटक फ्लेक्सी कैप है, रिलायंस लार्ज कैप है, ICICI प्रू मल्टी कैप है और बस इतने फंड्स हैं इनके पोर्टफोलियो में। लगभग 2 साल से कर रही है निवेश। देखिए कविता जी, आई थिंक पहले हमें ये निर्णय लेना कभी भी पोर्टफोलियो क्रिएट करने से पहले, और ये नजर रखना कि कौन सी AMC में मुझे नहीं रहना है। आई थिंक निपॉन लॉस्ट द प्लॉट ऑन द इक्विटी साइड।
तो निपॉन एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होगी जिसको मैं इन्वेस्टमेंट का सलाह नहीं दूंगा अक्रॉस एसेट मैनेजमेंट कंपनी। सो निपॉन को एग्जिट करना चाहिए। आईसीआईसीआई जरूर रख सकते हैं। कोटक फ्लेक्सी कैप के बदले कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज ज्यादा बेहतरीन स्कीम होगा। एचडीएफसी टॉप 100 के बदले एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप जो है वो बेहतरीन स्कीम है। तो सम चेंजेस 3-4 जो चेंज बताए निधि मैडम आप करें तो पोर्टफोलियो अच्छा होगा। बट ये हर दर्शक को ये जानना जरूरी है कि कौन सी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज अगले 2-3 साल तक इक्विटी की जो उनकी रणनीति है शायद वो ना चले, उसमें बिरला मैं काउंट करूंगा और निपॉन डेफिनेटली काउंट करूंगा और यूटीआई को काउंट करूंगा। इन तीनों से मैं इक्विटी का पैसा मैनेज अगले 2-3 साल तक जब तक कि वो ये नहीं प्रूव कर देते कि जो उनकी लॉस्ट ट्रैक रिकॉर्ड है वापस रीगेन नहीं करते, तो ये 3 को मैंने इक्विटी फंड से शामिल ना करने का निर्णय लिया है फॉर एग्जाम्पल। ऑलराइट, नितिन बाथला का सवाल 453 पर आया हुआ। As we can invest in international funds as debt treatment and also as equity treatment, as in PPF has flexi cap, which will be better. Explain the difference between debt taxation and equity taxation for 10 years. How much difference of tax will be there? 453 का ये सवाल। कविता जी, नितिन का जो सवाल है टैक्स डिफरेंशियल पे, पहले तो टैक्स पे 3 चीजें होती हैं। एक होता है कि कितना टैक्स रेट लगेगा, एक और लॉन्ग टर्म लगेगा, शॉर्ट टर्म लगेगा, और तीसरा इंडेक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये 3 क्राइटेरिया है। तो इसको अगर एलॉबरेटली समझाना चाहूं, बिकॉज टैक्सेशन को एलॉबरेटली ही समझाना पड़ता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी 1 ईयर है, लॉन्ग टर्म के लिए डेट 3 इयर्स है, और लॉन्ग टर्म टैक्सेशन इक्विटी में 10% प्लस अदर सेस एंड सरचार्ज है, सेस है लार्जली, और डेट में 20% लॉन्ग टर्म का टैक्स है और अदर चार्जेस है। तो ये टैक्स की रेट की डिफरेंशियल हो गई। तीसरा, इंडेक्सेशन की सुविधा प्राप्त है डेट में और इंडेक्सेशन की सुविधा इक्विटी में प्राप्त नहीं है, राइट। तो इफेक्टिव टैक्स अगर मैं मानूं, इन्फ्लेशन को पकड़ूं और इंडेक्स को पकड़ूं, तो डेट का टैक्सेशन और इक्विटी का टैक्सेशन 10 इयर्स में ऑलमोस्ट इक्वल आएगा, क्योंकि इंडेक्सेशन की जो सुविधा है उससे काफी टैक्स पे बेनिफिट मिलता है। तो मेरे हिसाब से टैक्सेशन इन द लॉन्ग टर्म इक्विटी और डेट का कन्वर्ज हो जाता है ऑलमोस्ट इक्वल पे बिकॉज ऑफ इंडेक्सेशन बेनिफिट ऑन डेट। ऑलराइट, चलिए आखिरी सवाल अमित नंदवानी का 454 पे आया हुआ। Is it good to invest in Invesco India Contra Fund through SIP for long term, which could be 10 years? अगर आपको कॉन्ट्रा फंड लेना है तो मतलब वो वैल्यू प्रिंसिपल के इर्द गिर्द आता है, तो कॉन्ट्रा फंड के प्रिंसिपल्स में एसबीआई कॉन्ट्रा मेरा फेवरेट फंड। और 10 साल के लिए इनको रख सकते हैं पोर्टफोलियो में? बिल्कुल, आई थिंक कॉन्ट्रा फंड की जो टाइम पीरियड्स होती हैं वो 1 साल 2 साल 3 साल ज्यादा ही होनी चाहिए। तो आइडियली 6-7 इयर्स के लिए डेफिनेटली कॉन्ट्रा थीम कैन प्ले आउट। चलिए, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए फिरोज। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। अब मुलाकात होगी शुक्रवार को शाम को 5 बजे, जहां पर फंड मैनेजर से मुलाकात करवाएंगे फायदेमंद फंड्स में, और साथ ही फिरोज आपके तमाम सवालों के जवाब भी देंगे। नमस्कार।